नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने कोर्स जिसका शीर्षक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ब्रिटिश राज। इसके 7वें मॉड्यूल में है, जिस मॉड्यूल का टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू द telegraph and railway, motive behind railway construction and socio-economic consequences of railway। इसके दूसरे व्याख्यान का जो शीर्षक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, उसका जो शीर्षक है अराइवल ऑफ रेलवे इन इंडिया, डिबेट्स एंड अर्ली फुटप्रिंट्स। और इसमें हम आज बात करेंगे भारत में रेलवे के आगमन के संदर्भ में, जब एक माहौल शुरू होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, और जिस तरीके से रेलवे को लेके अलग अलग विचार व्यक्त किए जाते हैं, विमर्श किए जाते हैं कि भारत में रेलवे लाया जाना कितना सही होगा, लाया जाना चाहिए कि नहीं लाया जाना चाहिए, उसके पीछे के अलग अलग तर्क, इन सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इसके साथ ही अर्ली फुटप्रिंट के माध्यम से हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि शुरुआती दौर में रेलवे को लेके जो भारत में प्रयोग हैं वो किन किन जगहों पे शुरू हुए, या रेलवे के निर्माण से संबंधित जो प्रस्ताव हैं, जो कार्य हैं, वो किस तरीके से भारतीय औपनिवेशिक काल में हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि रेलवे और भारत में यातायात की जरूरतों के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बात करना शुरू करती है, या उसके प्रशासक वर्ग के द्वारा इसके ऊपर विचार विमर्श शुरू किया जाता है। केवल भारत के ही संदर्भ में नहीं, वरन भारत के बाहर इंग्लैंड में भी इसको लेके जो चर्चाएं शुरू होती हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जो इस पे बात विमर्श किया जाता है, उसके ऊपर भी हम लोग इस व्याख्यान में देखेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे कैसे भारत में आ रही है। इसके साथ ही पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने यह भी देखने या समझने की कोशिश की कि जो भारत में रेलवे के आने से पूर्व जो यातायात के साधन या यातायात की जो व्यवस्था थी, साथ ही संचार की जो व्यवस्था थी भारत में टेलीग्राफ के शुरू होने से पूर्व, वो किस तरह की रही है। अलग अलग कालखंडों में अगर हम देखें तो वो अलग अलग तरीके से विकसित हुई, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास तक अगर हम नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि ये जो है काल इस समय तक भारत में उन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पे यातायात का उपयोग किया जाता रहा था, जिन व्यवस्थाओं में अगर हम यह देखने या समझने की कोशिश करें तो बैलगाड़ियों, घोड़ा गाड़ियों या नदी में चलने वाली बड़ी बड़ी नाव, पाल वाली नाव, और उन नदी जल मार्गों के साथ साथ जो सड़क मार्ग थे उनका उपयोग किया जा रहा था। लेकिन रेलवे की तरह इस तरह का कोई एक द्रुत या तेज गति का जो यातायात का साधन है वो भारत में नहीं है। तो रेलवे ने भारतीय यातायात व्यवस्था के संदर्भ में अगर हम देखें तो एक मशीनी या तकनीकी परिवर्तन का एक प्रतिनिधित्व करने वाला यातायात का साधन बनती है, और जिसके माध्यम से भारत में बड़े पैमाने पे यातायात में मशीनीकरण होता है, आधुनिकीकरण होता है, और ये भारतीय समाज और भारत के लिए, इवन पूरे एशिया के लिए भी ये बिल्कुल एक अलग किस्म की व्यवस्था जो भारत में पहली बार शुरू हो रही थी, या जिस पे विचार किया जा रहा था और जिसको शुरू किया गया, वो अपने आप में अलग थी। तो हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये आ रही है और कैसे इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई। चूंकि जैसा कि पूर्व के सबसे पहले मॉड्यूल में हम लोगों ने जो बात की थी उसमें मैंने बताने की कोशिश की कि कैसे यूरोप में हुए आर्थिक परिवर्तनों और यूरोप में आने वाले आधुनिक युग ने यूरोप में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाए। उन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों का ही परिणाम था कि यूरोप में तकनीकी और मशीनी जो आविष्कार हैं वो बढ़ने शुरू हुए, और यूरोप में जो अर्थव्यवस्था है वो विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था की ओर विस्तृत हुई। और यूरोपीय जो देश है राजनीतिक परिवर्तनों के चलते एक साम्राज्यवादी देश के रूप में स्थापित हुए, और उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए, और उन उपनिवेशों की जरूरतों और अपने आर्थिक लाभ के चलते इस तरह की व्यवस्थाओं का जो विकास है वो यूरोप में हमें दिखाई पड़ता है। यही
कारण है कि अगर हम एक वाक्य कहें आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यूरोप की आवश्यकता थी एक यातायात के ऐसे साधन को विकसित करने की जो तेज हो, जो अत्यधिक फायदा पहुंचाने वाला हो और जो एक से दूसरे जगह तक जो व्यापारिक वस्तुएं हैं उनको ले जाए और ले आए। और ऐसी परिस्थिति में किसी देश का अगर औद्योगिकरण करना हो तो उस देश के लिए यातायात व्यवस्था और आधारभूत यातायात के संरचनाओं का आधुनिकीकरण करना बहुत ही आवश्यक होता है। यही कारण था कि इंग्लैंड में जब हम औद्योगिक क्रांति के कारणों को कभी पढ़ेंगे या आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका यातायात के साधनों की रही। लेकिन भारत में उस नए यातायात के साधन का जो जिस तरीके से प्रभाव पड़ना चाहिए था यहाँ के उद्योगों या यहाँ के स्थानीय औद्योगिकरण पे, वो नहीं पड़ा, क्योंकि वो नियंत्रित यातायात व्यवस्था थी। जो यातायात व्यवस्था अंग्रेजी उद्योगों और अंग्रेजी औद्योगिकरण के लिए ही समर्पित थी। यही कारण है कि भारत में हमें इस तरह का कोई भी जो बदलाव है, जैसा कि इंग्लैंड में दिखाई पड़ता है, मैनचेस्टर में, लिवरपूल में, नटिंघम में, जो बड़े बड़े शहर औद्योगिक शहर बनते हैं, उस तरह से भारत में नहीं बन पाता। और यही कारण है कि राष्ट्रवादी भारत में रेलवे और रेलवे के लाए जाने के उद्देश्यों को लेके अपने विचारों में हमेशा से आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी शासन के पवित्र मंतव्य को नहीं दर्शाता, जिसकी वजह से भारत का औद्योगिकरण हो सकता था। अगर ऐसा होता तो भारत ना निर्धन होता, भारत में ना अकाल आते और ना ही भारत में विऔद्योगिकरण होता, जिसका पिछले दिनों हम लोगों ने अध्ययन करते समय ये देखा कि कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या विऔद्योगिकरण के एक साधन के रूप में रेलवे को भी देखा गया। तो खैर, इस व्याख्यान में हम देखेंगे कि कैसे रेलवे को लेकर बातचीत शुरू होती है। तो अगर हम देखें किसी भी देश में जो यातायात के साधन है, वो यातायात के साधन उन देश की आर्थिक व्यवस्थाओं को विकसित होने में या वहाँ के सामाजिक व्यवस्थाओं को या उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसका प्रभाव उन देशों में हमें साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मानवीय इतिहास के ऊपर अगर नजर दौड़ाए तो मानवीय इतिहास में यातायात के साधनों में रेलवे एक ऐसे ही साधन के तौर पे हमें दिखाई पड़ती है जो बड़े पैमाने पे जिसने मानवीय सभ्यता के ऊपर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। और ये एक मानवीय सभ्यता की अभूतपूर्व उपलब्धि रही, जिसने संपूर्ण विश्व और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को ले आने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये केवल एक देश में नहीं बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पे भी अलग अलग देशों में दिखाई पड़ता है। इन परिस्थितियों को अगर हम देखें या समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार होती है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंतर्गत आने वाले कई सारे बदलावों में से एक बदलाव जो है वो यातायात के साधन में रेलवे का आता है। और इसलिए भारतीय रेल जो है औद्योगिक करण या अगर हम कहें इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंतर्गत या उसके गर्भ से रेल का जन्म हुआ, जहां मशीनी आविष्कारों ने इस तरह की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ाने में उसकी मदद की। और ये बड़े यातायात के जो साधन हैं जिनमें मशीनों का उपयोग शुरू हुआ, मुख्य तौर पे भाप से बने इंजन का, वो इंग्लैंड में हमें दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि बहुत ही जल्द इंग्लैंड अपने यहाँ 1820 और 30 के दशक तक आते आते अपने रेल यातायात के साधनों का प्रयोग शुरू कर देगा। और वो केवल एक प्रयोग ही नहीं है, बल्कि वो प्रयोग जो है वो अपने फायदे के लिए होगा, केवल प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से वो प्रयोग नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। इन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो जो इंग्लैंड है वहाँ पे जल्द ही रेलवे के निर्माण कार्य का जो काम है वो शुरू हुआ और उसको सफलतापूर्वक वहाँ पे शुरू किया जा सका। और इन परिस्थितियों में आगे चल के बहुत ही जल्द आने वाले एक आध दशक यानी 2 दशकों के बाद इंग्लैंड अपने उपनिवेशों में भी इस तरह के द्रुत गति के यातायात के साधन के विकास की जो नींव है वो रखने वाला था। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो भारत है
भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का जो एक साम्राज्य विस्तार है वो हमें बड़े पैमाने पे दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसके आने के साथ ही साथ भारत में वो केवल जो है अपने व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार नहीं की, बल्कि इस समय तक अगर हम देखें 1820 या 30 के दशक तक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक पूरा प्रभाव है वो भारतीय उपमहाद्वीप पे हमें राजनीतिक तौर पे दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो चूंकि इस समय जो भारत है वो अपने आप में एक बड़ा बाजार बन गया था, मुख्य तौर पे धीरे धीरे जिस तरह से अंग्रेजी आर्थिक नीतियां रही, जिसका पिछले दिनों हम लोगों ने उल्लेख किया है या अध्ययन किया है पिछले मॉड्यूल्स में, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे अंग्रेजी आर्थिक नीतियों ने भारतीय जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को एक बाजार के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसमें भारत का बाजार एक बड़ा बाजार था और उस बाजार के दूर दराज हिस्सों तक पहुंचने के लिए रेलवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम कर सकती थी। इन्हीं परिस्थितियों में अगर हम देखें तो इसका ही परिणाम था कि 1840 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस पे बड़े पैमाने पे इस तरह से भारत में रेलवे लाइन और उनसे जुड़ी हुई जो गतिविधियां थी उसको शुरू करने का काम आरंभ करेगी। इसका ही परिणाम था कि भारत में अगर हम देखें तो आधुनिक जो रेल व्यवस्था है वो आधुनिक रेल व्यवस्था अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये रेल व्यवस्था एक बेहतरीन अगर हम देखें प्रशासकीय व्यवस्था और साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान और इसके साथ ही बड़े पैमाने पे जो औद्योगिक उत्पाद हैं और उद्यम हैं उनके चलते ये विकसित हुई और इसलिए जो रेलवे है वो एक विश्व में या भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक अगर हम कहें साधन के तौर पे दिखाई पड़ता है, जिसने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि जब हम देखते हैं शुरुआती दौर में जो रेलवे के प्रस्ताव और उनसे संबंधित विचार है वो किस तरह से दिए गए, तो अगर हम देखें वास्तव में भारत में जो है औपचारिक तौर पे जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई आधिकारिक अगर हम कहें तौर पे वो चलाई गई 16 अप्रैल 1853 को, जो बॉम्बे में बोरी बंदर से लेके थाने के बीच में चलाई गई और ये अपने आप में केवल भारत की पहली नहीं रेलवे थी, बल्कि अगर हम देखें तो संपूर्ण एशिया में चलाई जाने वाली ये पहली रेलवे थी। तो अगर इस रूप में अगर देखें तो ये फर्स्ट एशियाटिक रेलवे भी है जो बोरी बंदर से थाने के बीच में चलाई गई। लेकिन रेलवे के चलाने या रेलवे का लाने का विचार इतना आसान नहीं था। इसके संदर्भ में पक्ष और विपक्ष दोनों ही किस्म के जो विचार हैं वो प्रकट किए गए थे। मुख्य तौर पे जो भारत में रेलवे को लाने के समर्थक थे उन समर्थकों का कहना था कि रेलवे के आने से जो भारत है उस भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को न केवल मजबूती प्रदान करेगा बल्कि भारत में जो रेलवे है वो अंग्रेजी साम्राज्य को लाभ का भी एक जरिया बनेगा। इसके साथ ही साथ जो भारत में रेलवे लाए जाने के आलोचक समुदाय रहा, उस आलोचक समुदाय का कहना था कि भारत में जो रेलवे है वो रेलवे वास्तव में भारत के लिए उतना फलदायी साबित नहीं होगी। ये वास्तव में भारत के लिए एक ऐसे यंत्र का काम करेगी जो भारत का शोषण करेगी। तो इस तरह से इस पे दोनों ही विचार जो है वो रखे गए हैं कि भारत में रेलवे क्यों लाई गए। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो इंग्लैंड में के संदर्भ को थोड़ा सा यहाँ अगर हम उल्लेख करना चाहें तो हमें पता चलेगा कि इंग्लैंड में भी रेलवे को लेके जब शुरुआत की गई तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन इंग्लैंड में ऐसी परिस्थितियां बनी जिन परिस्थितियों ने इंग्लैंड में रेलवे को लाए जाने और उसके विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य तौर पे इंग्लैंड के अलग अलग अखबारों ने भी रेलवे की न केवल जो विश्वसनीयता है और रेल यात्रा की सुरक्षा को लेके अपने जो अगर हम कहें संदेह है उन संदेहों को उन्होंने प्रकट किया। बावजूद इसके इंग्लैंड में उद्यमियों और शेयर बाजारों में जिस तरीके से रेलवे को लेके एक ऐसे अगर हम कहें टूल के तौर पे देखा गया जहां बड़े पैमाने पे निवेश किया जा सकता था और उस निवेश के द्वारा बड़े पैमाने पे अगर हम देखें तो लाभ कमाए जा सकते थे। यही कारण था कि जो सरकार है और इसके साथ जो आम लोग हैं
उन लोगों ने एक तरीके से इसके समर्थन और साथ ही साथ इसको लेके एक उत्साह का जो वातावरण है वो हमें दिखाई पड़ता है। इंग्लैंड में भी जो रेलवे का निर्माण था, उस रेलवे के निर्माण में अलग अलग निजी कंपनियों को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई और ये निजी कंपनियां वास्तव में धन और धन से संबंधित जो अगर हम कहें कि जो निवेश है, उस निवेश और उस निवेश पर मिलने वाले लाभ के संदर्भ में भी इन्होंने काम किया। इसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पे रेलवे से स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार भी अपने आप को अलग नहीं कर सका और वो भी रेलवे के उन्माद से प्रभावित रहा और उसके लाभ और उससे जुड़े हुए निवेश और उनसे जुड़े हुए जो अलग अलग निवेश थे, उन निवेशों से के माध्यम से शेयर बाजार भी लाभ कमाता रहा। तो रेलवे एक तरीके के ऐसे यातायात व्यवस्था के रूप में विकसित हुई जो यातायात व्यवस्था वहाँ फायदेमंद साबित होने वाली थी। यही कारण था कि अगर हम देखें तो इंग्लैंड में जो है जो इस तरह की यातायात व्यवस्था थी वो शुरू की गई। अब हम बात करें 19वीं शताब्दी के मध्य तक, तो इंडिया में जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उस समय तक भारत में जो यातायात के साधन थे वो बहुत ही एक तरीके से सुस्त किस्म, या अगर हम कहें कि उनका जो रफ्तार था वो बहुत ही धीमा था। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी शासकों ने यह आभास किया कि अगर भारत में बड़े पैमाने पे जिस तरीके से कच्चे जो उद्योग से संबंधित जो माल हैं वो तैयार हो रहे हैं, उनको एक से दूसरे जगह तक ले जाना है, तो इसके लिए हमें इस तरह के यातायात के साधन की आवश्यकता पड़ेगी, जो यातायात का साधन कच्चे मालों को पोर्ट की तरफ तेजी से ले जाए। और वो एक तरीके से सस्ता, सुलभ और सुगम यातायात चाहते थे जो तेज काम करे। इन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो अंग्रेजी जो सरकार है उस इस तरह की विचार पे बात को सोचना या समझना या रखना जो है वो आरंभ कर देती है। और एक उसमें महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि बड़े पैमाने पे जो बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों तक जो है वो रेलवे लाइन को न केवल जोड़ा जाए बल्कि इस तरह से रेलवे का निर्माण किया जाए कि वो भारत के दूर दराज के बाजार हैं और जो और दूसरे क्षेत्र हैं उन तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। क्योंकि अगर हम देखें इंग्लैंड में ही पहली बार जो भाप का इंजन था उसका निर्माण किया गया था 19वीं शताब्दी के आरंभ में, इसलिए वहां पे 19वीं शताब्दी के मध्य तक इस तरह की यातायात व्यवस्था को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हुई और इंग्लैंड में ये प्रयोग काफी सफल रहा। यही कारण है कि दुनिया की जो पहली ट्रेन है वो इंग्लैंड में चली और ये जो है पहली बार 27 सितंबर 1825 ईस्वी को इंग्लैंड में स्टॉकटन से डॉलरिंगटन के बीच में पहली बार जो रेल सेवा थी वो शुरू की गई, जैसे भारत में 1853 में बॉम्बे से थाड़े के बीच में रेल सेवा शुरू की गई। तो अब अगर हम देखें जो भारत में रेलवे निर्माण से संबंधित अलग अलग प्रस्ताव है, वो कौन कौन से प्रस्ताव थे जो कि शुरुआती दौर में रेलवे को लेके दिए जा रहे थे या इस तरह की चीजों पे विचार शुरू किया जा रहा था। तो भारत में अगर हम देखें वास्तव में जो पहला प्रस्ताव है रेल निर्माण के संदर्भ में, वो मद्रास प्रेसिडेंसी से हमें दिखाई पड़ता है, जो 1831 ईस्वी में इस तरह का प्रस्ताव रखा गया कि भारत में रेल की पटरियां बनाई जाए, लेकिन उसमें रेल इंजन की जगह ये कहा गया कि उन लगी बोगियों को जो पटरियों पे दौड़ेंगी उसको घोड़े खींचेंगे और वो एक ट्रैक विकसित किया जाएगा और उसकी वजह से आसानी से जो माल की ढुलाई है वो किया जा सकता है। इस तरह से अगर हम देखें जो इस तरह का पहला जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव 1830 में इंग्लैंड में चूंकि आता है, चूंकि इंग्लैंड में ही 1830 के आसपास पहली बार स्टीम इंजन के प्रयोग की शुरुआत हो गई थी। तो अगर रेलवे के जो बड़े पैमाने पे समर्थक लोग थे उनका मानना था कि चूंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और इस बाजार में बड़े पैमाने पे जो सूती वस्त्र है उसका उत्पादन करता है, ऐसी स्थिति में राजनीतिक और आर्थिक तौर पे भी रेलवे में जो निवेश है वो एक अच्छा सौदा होगा और ऐसी स्थिति में भारत में जो है रेलवे का निर्माण किया जाना चाहिए। इन सब परिस्थितियों में जो पहला विचार है भारत में रेलवे लाए जाने का, जैसा मैं पूर्व में उल्लेख कर रहा था, उसके बाद 1837 में मद्रास में ही चित्रा दीपेट के निकट एक रेड हिल
करके पहाड़ी थी, वहां पे इस तरह का प्रस्ताव रखा गया और इसको रखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कैप्टन आर्थर थॉमस कॉटन। मुख्य तौर पे कैप्टन आर्थर थॉमस कॉटन का नाम हम लोग जब सिंचाई पढ़ रहे थे या बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने सुना था, लेकिन कैप्टन थॉमस आर्थर कॉटन ही वो पहले व्यक्ति है जो भारत में भले ही सिंचाई के एक बहुत अच्छे इंजीनियर रहे हों और जिन्होंने नहरों के ऊपर काम किया दक्षिण भारत में, लेकिन ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में इस तरह के रेलवे के प्रस्ताव को रखा। और हालांकि वो रेड हिल रोड के थ्रू वहां से जो खदान से निकलने वाले पत्थर थे उन पत्थरों तक लाने और ले जाने के लिए ही उसको विकसित करने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत की जो आवश्यकता है वो रेलवे के माध्यम से पूरी की जा सकती है। तो सिंचाई की नहरों के साथ साथ भारत में अगर रेलवे यातायात को विकसित किया जाए तो यह अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक फायदे का सौदा होगा। और इस तरह से जो वो पहला प्रस्ताव था वो प्रसिद्ध हुआ रेड हिल रोड रेलवे के नाम से। इन सब चीजों में फिलहाल अगर हम देखें तो ये जो विचार विमर्श है वो चलता रहा और भारत में रेलवे को लेकर 1840 के बाद से जो एक तरीके का डिस्कोर्स है या जो विमर्श है वो और तेजी से बढ़ा। मुख्य तौर पे अगर हम देखें 1841 और 42 के समय इस तरह के कई सारे प्रस्तावक आए जिन प्रस्तावकों ने भारत में रेल निर्माण के संदर्भ में अंग्रेजी शासन का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और उनके जो प्रबंधन अधिकारी है या जो बोर्ड है उनके सामने कई सारे प्रस्ताव रखे। उन प्रस्तावकों में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सर रोनाल्ड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन का, जो बड़े पैमाने पे एक ऐसे प्रसिद्ध प्रस्तावक हुए जिन्होंने आगे चल के भारत में रेलवे के निर्माण के संदर्भ में कई सारे प्रस्ताव प्रस्तुत किए और इनको आगे चल के पूर्वी भारत में उत्तर पूर्वी भारत में रेलवे निर्माण के लिए काम दिया जाएगा। इसलिए इनको कई जगहों पे जो है भारतीय रेल के पिता के तौर पे देखा जाता है। तो इन्होंने जो है 1844 में एक तरीके से अपने जो विचार हैं उन विचारों को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन डायरेक्टर्स को सौंपा और दिया और कहा कि भारत में जो रेलवे है उसका निर्माण किया जाना चाहिए। 1850 तक उन्होंने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया था और उस प्लान के आधार पे उस योजना के आधार पे जो प्रस्ताव उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था उसके आधार पे उन्होंने कहा था कि भारत में ऐसी रेल लाइन का विकास होना चाहिए जो भारत से इंग्लैंड को जोड़ने वाली हो। तो एक तरीके से उन्होंने भारत से इंग्लैंड तक जोड़ने वाली रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। दूसरे जो प्रमुख व्यक्तित्व थे जिनका नाम आता है जो एक बड़े इंजीनियर वो भी थे और साथ ही साथ एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व जिनका नाम है जॉन चैपमैन, जो उन्हीं के समकालीन एक इंजीनियर थे। इन्होंने पश्चिमी भारत में रेल के निर्माण का एक जो योजना है वो कंपनी के डायरेक्टर्स के समान प्रस्तुत की और कहा कि वहां भी उन जगहों पर रेल निर्माण किया जा सकता है। ये जॉन चैपमैन की ही योजना का परिणाम था कि पश्चिम भारत में रेल निर्माण शुरू किया गया और हम देखते हैं कि इन्हीं के जो कंपनी थी जिसका नाम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे है, उस कंपनी ने भारत में जो है रेलवे निर्माण के काम को आगे बढ़ाया और वो पहली कंपनी बनी जिन्होंने एशिया में पहली बार रेल चलाने का श्रेय दिया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें इन सब प्रस्तावों में कई सारे लोगों ने अपने प्रस्ताव दिए जिनमें जॉर्ज क्लार्क, स्टीफेंसन, चैपमैन और दूसरे जो लोग थे। उन प्रस्तावों के आधार पे ही भारत में बड़े पैमाने पे रेलवे के विचार को मंजूरी दी गई या उस पर विचार विमर्श कंपनी के डायरेक्टर्स ने शुरू किया और अपने कई इंजीनियर्स जो है वो भारत में सर्वेक्षण के लिए भेजे। मुख्य तौर पे इंग्लैंड से बिल्कुल अलग परिस्थिति थी भारत की। अगर हम भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें, बड़ी बड़ी नदियां थी, बड़े बड़े पहाड़ थे, जंगल थे, मैदानी क्षेत्र थे, घास के मैदान थे और साथ ही साथ यहाँ जो वातावरण था वो अलग अलग किस्म का था। ऐसी परिस्थिति में यहाँ के वातावरण के अनुकूल इस तरह का निर्माण करना बहुत ही एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण का विषय बन जाता है। यही कारण है कि बड़े पैमाने पे भारत में जो भौगोलिक सर्वेक्षण है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए, जैसे कि रेल के निर्माण पे किस तरह का असर पड़ेगा, मौसम का, जलवायु का, भारत में पड़ने वाले जो अलग अलग किस्म के मौसम है उन मौसमों में क्या प्रभाव पड़ेगा रेलवे निर्माण पे, इस पे भी विचार किया गया और उन विचारों और उन प्रस्तावों का ही परिणाम था कि भारत में जो है 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने के बीच जो है पहली बार रेल की सेवा
शुरू की गई और इसके लिए एक बड़ा जो रोल या बड़ी भूमिका जिन्होंने निभाई वो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। और लॉर्ड डलहौजी ने ही अपने रेल मिनट में भारत में रेलवे के प्रस्ताव के एक बड़े समर्थक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से भारत में 1849 में दो निजी कंपनियों को रेल निर्माण का प्रस्ताव दिया गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि इस पे भी विचार विमर्श किया गया कि भारत में रेल निर्माण का कार्य किसको दिया जाए। भारत में रेल निर्माण का कार्य सरकार करे या भारत में रेल निर्माण का कार्य स्थानीय स्तर पे किया जाए या भारत में रेल निर्माण का कार्य इंग्लैंड में जैसा किया गया वैसा यानी निजी कंपनियों के हाथों में दिया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि भारत जैसे एक गरीब देश में क्या वहां रेल निर्माण करना संभव है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी परिस्थितियां इंग्लैंड से अलग थी। यही कारण था कि जब कंपनियों को अलग अलग काम दिए गए तो उनको सरकार के द्वारा गारंटी भी दी गई, जिसका आगे हम लोग बात करेंगे कि कंपनियों को कुल उनकी पूंजी निवेश पे 5% की निर्माण गारंटी दी गई कि सरकार उनकी कुल पूंजी निवेश पे जो रेलवे के निर्माण में यहाँ लगेगा उस पे उनको 5% का गारंटी या मुनाफा या ब्याज वो देगी अपनी ओर से, वो उनके कमाए गए लाभ से अलग होगा। तो इन परिस्थितियों में पहली बार दो कंपनियों को प्रस्ताव दिया गया जिनमें ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे 1849 में और साथ ही साथ दूसरी जो रेलवे कंपनी थी वो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी थी जिसको ये काम दिया गया। और 1849 में ईस्ट इंडियन रेलवे और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत में रेल निर्माण का काम शुरू किया। और इसके साथ ही भारत में जो रेल निर्माण से संबंधित विचार विमर्श है उसमें 3 तरह के बिंदु हमें दिखाई देता है। पहला उस तरह के विचार विमर्श जो भारत में कंपनी की ओर से उनके अपने अधिकारियों और उनके अपने संसद में या उनके अपने जो स्थानीय जो विचारक थे उन विचारकों के द्वारा दिया गया कि भारत में रेलवे लाया जाना चाहिए या नहीं लाया जाना चाहिए। दूसरा जो विचार विमर्श है वो भारतीय राष्ट्रवादी विचारकों का है जिन्होंने भारत में रेलवे को लेके अपने विचार दिए कि कैसे भारत में रेलवे अंग्रेजी साम्राज्य और भारत के लिए किस तरीके से उसकी भूमिका रही। इन विचारकों में दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, एमजी रनाडे, जीवी जोशी और भी कई सारे जो राष्ट्रीय स्तर के विचारक थे उन लोगों ने अपने विचार दिए। तीसरा उस तरह के विचारकों का समूह है जो स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा और उन्होंने अपने आधार पे भारत में रेलवे के निर्माण और भारत में रेलवे के प्रभावों को मूल्यांकन किया। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें जो भारत में रेलवे को लेकर पहला जो सबसे बड़ा समर्थक जिस व्यक्ति ने दिया उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक हैं और उन्होंने भारत में जो अपने रेल के निर्माण का जो मिनट है उस मिनट के माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे जो भारतीय रेल है वो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक बहुत जरूरी सेवक के रूप में काम कर सकती है। मुख्य तौर पे जब हम बात करते हैं भारत में अंग्रेजी वस्तुओं को उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को ले आने और ले जाने के लिए और साथ ही साथ भारत में अगर हम देखें जो अंग्रेजी पूंजी है उसके निवेश के लिए तो जो रेलवे है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौदा साबित होगी। इसके साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि चूंकि रेलवे कैसे भारत में बड़े पैमाने पे जो एक प्रशासकीय और शासकीय नियंत्रण है उसको भी स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और हम आसानी से जो सैनिक है उनको एक से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि रेलवे के ही माध्यम से चूंकि भारत उस समय अंग्रेजी उद्योगों के लिए एक बड़ा एक निर्यातक था कच्चे माल का, तो दूर दराज के हिस्सों तक रेलवे को अगर हम ले जाते हैं निर्माण करते हुए तो वहां से आसानी से कृषि द्वारा जो उत्पादित फसलें हैं उनको ले आ सकते हैं और साथ ही साथ जो अंग्रेजी उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं उनको वहां ले जा सकते हैं। तो इसके साथ ही लॉर्ड हार्डिंग ने भी इसमें अपने तर्क दिए और उन्होंने बताया कि जो भारत में मुख्य तौर पे व्यापार और प्रशासन और सैन्य दृष्टिकोण से जो रेलवे है वो बहुत ही फायदे का सौदा साबित होगी यदि उसका निर्माण किया जाता है। तो इसके साथ ही इंग्लैंड में और भी बड़े पैमाने पे इसके समर्थन में जो तर्क थे वो दिए गए। मुख्य तौर पे मैंने कहा सर थॉमस आर्थर कॉटन, उन्होंने भी इसको एक बहुत महत्वपूर्ण अगर हम कहें यंत्र के तौर पे देखा और साथ ही साथ उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे हम गंगा और दूसरे जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे उन जगहों को भी जोड़ सकते हैं और वहां की अर्थव्यवस्था को अपने लिए खोल सकते हैं। साथ ही उस समय अमेरिकी जब गृह युद्ध चल रहा था तो इंग्लैंड में
जो सूती वस्त्रों की कमी थी उसका भी एक बड़ा जो उपयोग है वो भारतीय जो कपास है उससे उसका उपयोग लिया जा सकता है, उसकी कमी की पूर्ति की जा सकती है। तो अगर रेलवे बिछाई जाती है तो बड़े पैमाने पे भारतीय जो कपास है उसको अंग्रेजी जो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज है उनके लिए रॉ मटेरियल लाया जा सकता है। और इसको बड़े पैमाने पे लॉर्ड डलहौजी ने 20 अप्रैल 1853 के अपने रेलवे मिनट में बताने की कोशिश की कि कैसे जो है अंग्रेजी उद्योगों या इसके साथ ही आर्थिक और रणनीतिक और साथ ही सैन्य उद्देश्यों और भारत को सभ्य बनाने के दृष्टिकोण से रेलवे एक बहुत जरूरी एक यंत्र के रूप में काम कर सकती है। इसके साथ ही एक ब्रिटिश जो समिति थी जिसका गठन भारत में रेलवे के लिए किया गया था, उस समिति ने अपना तर्क दिया कि भारत में जो रेल है वो क्यों जरूरी है। अगर दुनिया के किसी भी देश में रेल का विकास हो सकता है तो भारत में भी रेलवे का विकास किया जा सकता है। और खासतौर से भारत से जो प्राकृतिक संसाधन है उन संसाधनों के दोहन में रेलवे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जैसे कोयला। इसके अलावा अगर हम देखें तो अंग्रेजी जो संसद है उसमें सर जॉन कॉटन ने भी अपने वक्तव्य को दिया और बताया कि रेलवे के विकास के माध्यम से किस तरीके से ये भारत में एक बहुत ही महंगा सौदा होगा, लेकिन बावजूद इसके अगर हम इसको करते हैं तो ये जो है भारत अंग्रेजी साम्राज्य के लिए उतने लाभ का विषय नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसकी जगह अंग्रेजी शासन को सिंचाई के विकास में ज्यादा जोर देना चाहिए और साथ ही रेलवे को भी महत्व देना चाहिए, लेकिन सिंचाई को ज्यादा, जिससे भारतीय कृषि को सुधारा जा सके। इसके अलावा लॉर्ड लॉरेंस ने भी भारत में रेलवे के डेवलपमेंट की जगह उन्होंने कहा कि कैनाल या नहरों का निर्माण किया जाना चाहिए और उसके बाद रेल रोड के निर्माण पे ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही जो है एक कंपनी के उनके अपने आधिकारिक इंजीनियर जिनको भारत भेजा गया था भारत में रेलवे के निर्माण के संदर्भ में सर्वेक्षण के लिए, उन्होंने कहा कि जो भारत में जो वातावरण है, जो परिस्थितियां हैं, वो भारतीय रेलवे के निर्माण के लिए बिल्कुल ही एक तरीके से अनुकूल वातावरण है और इस तरह से भारत में रेलवे का निर्माण किया जाना चाहिए, जो केवल यूरोप के किसी भी भाग में ही नहीं बल्कि भारत में भी किया जा सकता है और साथ ही साथ वो अंग्रेजी साम्राज्यिक हितों की भी पूर्ति करने में सक्षम है। तो इस तरह से अगर हम देखें जो दूसरे और साम्राज्यवादी विचारक हैं जिसमें जॉन और रिचर्ड स्ट्रेची, जॉन स्टुअर्ट मिल, लॉर्ड कर्जन, अल्फ्रेड मार्शल, डब्ल्यू हंटर, इसके अलावा एमी ग्रांट डफ, आरडी मैगैनगल और विलियम ली वार्नर, ये तमाम जो विचारक हैं इन विचारकों ने भी भारत में रेलवे लाए जाने के समर्थन में ही अपने तर्क दिए हैं और भारत के लिए उसे एक बहुत ही आर्थिक समृद्धि का सौदे के रूप में वो देखते हैं। विशेष तौर से मॉरिस जैसे बाद के वर्षों के इतिहासकार भी इस ओर ध्यान लगाते हैं। लेकिन अगर हम राष्ट्रवादियों की बात करें या अगर हम भारत में उन लोगों के द्वारा बात करें जो लोग भारत में इसको इस रूप में न देख के बल्कि इस रूप में देखते हैं कि वास्तव में भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य है उसके सेवक के रूप में हमें रेलवे दिखाई देगी, जबकि वो बोलते हैं कि ये बात ठीक है कि भारत में यातायात का एक नया साधन ले आया जा रहा है, लेकिन सबसे जो जरूरी काम है वो ये है कि भारतीयों के लिए उस समय जरूरी क्या चीज है। क्या भारतीयों के लिए रेलवे जरूरी है या भारतीयों के लिए अकालों से या अगर हम कहें निर्धनता से उनको यहाँ इस तरह की परिस्थिति से बाहर निकालना जरूरी है। तो इसके लिए सिंचाई और दूसरी चीजों के निर्माण की आवश्यकता है, जबकि रेलवे अंग्रेजी साम्राज्यिक हितों को ही ज्यादा महत्व देगी। यही कारण था कि जीवी जोशी अपने एक लेख में बोलते हैं कि कैसे रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही इस तरह का माध्यम रही है जिसने हमेशा से इसको नुकसान पहुंचाया है और भारतीय औद्योगिक और जो वाणिज्यिक क्षेत्र है उस क्षेत्र को इसने बर्बाद करके रख दिया। इसके साथ ही वो बताते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य की जो रेलवे निर्माण की नीतियां रही हैं वो रेलवे निर्माण की नीतियां किसी रोग की तरह है जिसने भारत में जो भारतीय उद्योग हैं उनके पतन का एक मुख्य कारण बनती है। इन सब के साथ ही अगर हम देखें तो इन्होंने ये भी बताने की कोशिश की जो राष्ट्रवादी विचारक हैं कि कैसे जो अंग्रेजी भारत में 19वीं शताब्दी तक अगर हम देखें जो रेलवे है उसके अंत तक अगर हम देखने की कोशिश करें तो उसने अंग्रेजी नीतियों ने भारत में जो उद्योग है उनको बढ़ने और भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य तौर पे
वृद्धि होने से रोकने का काम किया, न कि भारत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया जो उत्पादक हो। तो इसलिए जो मुख्य तौर पे राष्ट्रवादी हैं, उनका जो तर्क है वो तर्क ये है, जो बहुत ही मजबूती के साथ वो तर्क रखते हैं कि वास्तव में भारत में जो रेलवे है, उस रेलवे के निर्माण ने भारतीय अर्थव्यवस्था और मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि है उसको रोका, और साथ ही साथ उसने दूसरे तरफ भारत में साम्राज्यिक जो हित हैं उन हितों की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह के जो तर्क हैं वो आर.सी. दत्त अपनी किताब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत के लिए जो आधारभूत संरचना जिसका विकास होना चाहिए, वो आधारभूत संरचना जो है कृषि की संरचना है, लेकिन भारतीयों को कृषि में जो है नहरों को बनाने की बजाय उनको रेल रोड दिया गया। दादा भाई नौरोजी भी अपने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे रेलवे एक संवाहक का काम करती है भारत से धन को बाहर निकालने के लिए। तो अगर हम इन तमाम राष्ट्रवादियों को देखें, उन राष्ट्रवादियों ने ये तर्क दिया और ये बताया कि कैसे भारत में जो रेलवे रही, उन भारत में रेलवे का लाया जाना भारत में साम्राज्यिक हितों की पूर्ति थी, और उसने कहीं भी भारतीयों के आर्थिक और सामाजिक, या अगर हम कहें जो और दूसरी संरचनाएं थी, उन संरचनाओं को विकसित करने में अपनी भूमिका नहीं निभाई। दूसरे साम्राज्य की सेवा का ही उन्होंने काम किया। और यही चीज जो बाद के आर्थिक इतिहासकार हैं, चाहे विपिन चंद्र हो, सब्यसाची भट्टाचार्य हो, डी.आर. गाडगिल हो या धर्मा कुमार हो, उन लोगों ने भी अपनी लेखनी के माध्यम से अंग्रेजों जो अंग्रेजी शासन की जो नीतियां रही और विशेष तौर पे जो रेलवे को भारत में लाए जाने के विचार थे, उन विचारों का उन्होंने आलोचनात्मक परीक्षण ही किया और बताया कि कैसे रेलवे ने एक तरफ भारत में यातायात को तो विकसित किया, लेकिन वास्तव में अंग्रेजी साम्राज्यिक हितों और उसके नियंत्रण के द्वारा विकसित की गई व्यवस्था थी, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण को तेज कर दिया। तो इस व्याख्यान में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे भारत में रेलवे का प्रस्ताव शुरू हो रहा है और उसके संदर्भ में जो अलग अलग विमर्श हैं वो क्या है। अगले व्याख्यान में हम लोग रेलवे के और दूसरे एस्पेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।